प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बारे में तो हम लिख चुके थे। थर्ड नंबर था डीकम्पोजर्स, उसका लिख लिया था क्या? हाँ, थर्ड नंबर पे लिखना अपघटनकर्ता। डीकम्पोजर्स। अपघटनकर्ता का मतलब होता है ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ, डेड कार्बनिक मटेरियल्स, मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, ये डीकम्पोज करते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं ये। और इसके अंदर आते हैं जीवाणु तथा कवक। बैक्टीरिया एंड फंगस। बैक्टीरिया एंड फंगस, इनको प्रकृति के सफाई कर्मी भी कहा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्सरी, तृतीय उपभोक्ता, इन तीनों को कहा जाता है दीर्घ उपभोक्ता। मैक्रो कंज्यूमर्स कहते हैं इनको। और बैक्टीरिया और कवक जो होते हैं इनको कहा जाता है लघु उपभोक्ता। एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने प्राथमिक उपभोक्ताओं को कुंजी उद्योग प्राणी की संज्ञा दी गई है कि इंडस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं इसको। तो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी उद्योग धंधे हैं, सभी मोस्टली प्राइमरी कंज्यूमर्स पर ही डिपेंडेंट हैं। भाई गाय भैंस बकरी इन पर डिपेंडेंट है। जैसे डेयरी उद्योग है, ये भी इन पर डिपेंडेंट है। और भी कई सारे चमड़ा उद्योग है, वो भी पशुओं से चलता है। और भी चमड़े से कई सारी सामग्री बनती हैं, वो भी पशुओं से चलती हैं। फिर दूसरी बात, मनुष्य भी इसके अंदर आता है, और मनुष्य अधिकतर इंडस्ट्री के अंदर अपना लाभ देता है। तो उनको कुंजी उद्योग प्राणी की संज्ञा दी गई है। इनको की कहा जाता है, मतलब इसको इंडस्ट्री की किसको कहा जाता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स को कहते हैं। कुंजी उद्योग प्राणी की संज्ञा दी गई है इसको। क्योंकि प्राय सभी उद्योग धंधे इन उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। एक क्वेश्चन आया था, अभी एक एग्जाम हुआ था स्टेनोग्राफर का, जिसमें एक प्रश्न आया था कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं प्लांट्स, वो सनलाइट का कितना परसेंट यूज में लेते हैं? ग्रीन प्लांट जो होते हैं ये सनलाइट का कितना परसेंट यूज में लेते हैं फोटोसिंथेसिस में? भोजन बनाने में कितना परसेंट यूज में लेते हैं सनलाइट को?
जिसमें एक ऑप्शन था 10%, एक था 1%, और अधिकतर विद्यार्थियों ने इसका आंसर किया था 10%। क्योंकि 10% एक अलग चीज होती है, 1% ही लेते हैं, 10% तो एनर्जी फ्लो होता है, ठीक है, जिसको दक्षांश का नियम कहते हैं। तो अधिकतर ने बस वो पढ़ा नहीं पूरा और 10% टेक दिया, जो कि गलत था। वो 1% यूज में लेते हैं, याद रखना। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, फोटोसिंथेसिस, और एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स में, एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर जो होता है, वो 10% होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मेन सोर्स क्या है, एनर्जी का मेन सोर्स क्या है इकोसिस्टम में? सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। दो टर्म आती है, एक तो फ्लोरा, एक होता है फोना। फोना को तो कहते हैं जितने भी एनिमल्स स्पीसीज होती हैं इकोसिस्टम में, उनको तो कहते हैं फोना। और जितनी प्लांट स्पीसीज होती हैं, पादप प्रजातियां, उनको कहते हैं फ्लोरा।
बायोम एक टर्म है। बायोम या जीवोम क्या होता है? बायोम का मतलब होता है एक वह एरिया जिसमें कोई प्लांट या कोई भी एनिमल्स रह रहा है, तो वो वातावरण के प्रति अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, अनुकूलित कर लेता है। जैसे ऊंट है तो ऊंट रेगिस्तान में पाया जाता है, तो रेगिस्तान में पानी कमी है वहां पर, तो ऊंट ने क्या लक्षण कर लिया कि ऊंट एक लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। ऊंट के पैर कैसे होते हैं? गद्दीदार होते हैं। ऐसी जैसे कैक्टस होता है नागफनी, तो कैक्टस में क्या होता है, उसकी जो पत्तियां होती है, लीव्स, वो गूदेदार होती हैं, क्योंकि उसमें जो एडिबल पार्ट है, फूड होता है, उसका उसमें संचय हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है, तो उससे उसको भोजन की प्राप्ति होती रहती है। कहने का मतलब यह है कि अपने आप को वातावरण के प्रति अनुकूलित करना। तो उस क्षेत्र में क्या, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? बायोम या जीवोम। कल का ऑफ है आपका, ठीक है। और एक होता है पारिस्थितिकी मंडल, इकोलॉजिकल निके। पारिस्थितिकी मंडल का मतलब होता है जिसमें विभिन्न बायोम पाए जाते हैं। जैसे बायोम का एग्जांपल क्या हो गया? जैसे दलदल क्षेत्र, मार्स एरिया, मरुस्थल क्षेत्र, जीरोफाइट जहां पर होते हैं, और एक होता है जलीय क्षेत्र, एक्वेटिक। तो ये तो हो गए अलग अलग, ये प्रत्येक क्या है? एक बायोम है, और इनको कंप्लीट मिलाकर हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल निके या पारिस्थितिकी मंडल कहते हैं। स्रोत, सोर्स। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस क्रिया में, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस क्रिया में सूर्य के प्रकाश का मात्र 1% उपयोग में लेते हैं। और यदि ट्रांसफर ऑफ ऊर्जा की बात करें तो 10% होता है। लिंडेमान नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, इसको लिंडेमान लॉ या लिंडेमान का नियम भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मेन सोर्स क्या है? सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश। 2 पॉइंट है, 3 4, ये फ्लोरा, फोना, बायोम, पारिस्थितिकी मंडल, और एक होता है इकोटॉन। फ्लोरा का मतलब तो होता है पादप प्रजातियां, जितनी प्लांट स्पीसीज हैं। फोना का मतलब होता है एनिमल स्पीसीज। बायोम या जीवोम का मतलब होता है वह एरिया, वह रीजन जिसमें कोई भी एनिमल्स है, प्लांट्स वगैरह है, वो उसको अपने आप को वातावरण के प्रति अडेप्ट कर लेता है, अनुकूलित कर पाता है, उसको बायोम कहते हैं। जैसे दलदल क्षेत्र हो सकता है, मरुस्थल हो सकता है, जलीय क्षेत्र हो सकता है, और विभिन्न बायोम जिसमें पाए जाते हैं उसको मिलाकर क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी मंडल। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन का मतलब होता है दो बायोम के मध्य का वह रीजन या वह क्षेत्र जहां पर जैव विविधता, बायो डायवर्सिटी सर्वाधिक पाई जाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर ये तो माना कि जलीय क्षेत्र है, ये तो जलीय बायोम है, और ये स्थलीय बायोम है।
अब इसके बीच का जो क्षेत्र है ना, यहां वनस्पति ज्यादा पाई जाएंगी और एनिमल्स भी ज्यादा पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि इसमें जल के भी गुण हैं और इसमें स्थल के भी गुण हैं। भाई जलीय में ज्यादा नहीं पाई जाएंगी, जैसे स्थल पर रहने वाली स्पीसीज कभी भी जल में नहीं रह सकती, इधर जल में रहने वाली कभी स्थल पर नहीं रह सकती। तो इनमें तो निश्चित है, डेफिनेट फिक्स है इनमें। तो मछली है तो वो जल की रानी है, तो वो जल की रानी रहेगी, वो स्थल की रानी स्थल की रानी नहीं रहेगी वो। लेकिन बीच का जो क्षेत्र है ना, इस पर बहुत ज्यादा प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, बहुत ज्यादा प्रकार के इसमें जंतु होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का मैच है, एक तरीके दोनों का मिक्स है ये क्षेत्र। तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इकोटोन में दो बायोम के मध्य का वह क्षेत्र, दो बायोम के मध्य का वह क्षेत्र जहां जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जहां जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती, सर्वाधिक पाई जाती है, इकोटोन कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। अगला लिखना पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन। पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में या पारिस्थितिकी तंत्र में एक जैविक समुदाय का, कोई भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी के अंदर हम भी आते हैं, हमारे एनिमल्स भी आते हैं, हमारे पक्षी भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, या कोई भी एक जैविक समुदाय का मतलब है, जैसे एक तो हो गया मानव प्रजाति, एक अलग से जैसे हो गई कुत्ता प्रजाति। अब ठीक है, सॉरी, दूसरी कोई प्रजाति हो सकती है, मतलब कुत्ता एक प्रकार की प्रजाति है, या कोई शेर की प्रजाति हो सकती है। तो कई बार क्या होता है कि इस इकोलॉजी में, इस पारसी तंत्र में यदि कोई एक भारी होता है, जैसे एक हर्बर्ट स्पेंसर एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी। इस सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी क्या कहती है कि प्रकृति में जो योग्य गुणों वाले जीव जो होते हैं वो तो प्रकृति से लड़ लेते हैं, और अयोग्य गुणों वाले जीव होते हैं वो इस प्रकृति में ही नष्ट हो जाते हैं। यानी इस पूरे नेचर में कोई एक समुदाय यदि दूसरे समुदाय को उससे विस्थापित कर दे, हटा दे वहां से, तो उसको क्या कहते हैं? एक तरीके से पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। जैसे माना कि आपका घर है, घर के पास कोई, जैसे हर घर में बाड़ा होता है ना जहां भैंस वगैरह पालते हैं, अलग थोड़ा सिस्टम, वहां माना कि किसी कुत्ते ने, कोई भी दो चार कुत्ते रहते हैं या बिल्ली रहती है जो भी है, उन्होंने बच्चों को जन्म दे दिया, वहां पे स्थान बना लिया। जनरली घरों में ऐसे ही होते हैं, बाड़े में बोलते हैं ना कि साहब तो पिल्ले हो गए, कुत्ते के बच्चे हुए, तो ऐसी जगह पे होते हैं। हमें वो पसंद नहीं आए या फिर अपन उसको भगाना चाहते हैं, तो अपन क्या करेंगे? ठीक है, उस क्षेत्र को वहां पर खत्म कर देंगे कहीं ना कहीं। यानी जो उसकी उसकी जो गुहा होती है, गुफा टाइप की होती है, उसको फोड़ देते हैं, बराबर करते हैं, दो चार लठ मारते हैं, भगा देते हैं। यानी एक तरीके से ये जैविक समुदाय को मानव समुदाय ने क्या कर दिया? वहां से प्रतिस्थापित कर दिया, उसको वहां से हटा दिया। तो इसको क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। यानी कोई एक समुदाय का दूसरे समुदाय द्वारा हटाना, उसको नष्ट करना या प्रकृति से हटा देना, तो उसको कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इसमें लिखना पारितंत्र में एक जैविक समुदाय द्वारा, पारितंत्र में एक जैविक समुदाय द्वारा अन्य जैविक समुदाय को, अन्य जैविक समुदाय को प्रतिस्थापित करना, पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है।
नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। ये फूड चेन क्या होती है? खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है एक जीव द्वारा दूसरे जीव से न्यूट्रिशन लेना, भोजन प्राप्त करना, फूड लेना, ये क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाता है। और खाद्य श्रृंखला जो होती है ये 3 टाइप्स की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है चारण या परभक्षी खाद्य श्रृंखला। प्रीडेटिव प्रीडेटिव फूड चेन, परभक्षी। और एक होती है परजीवी खाद्य श्रृंखला, पैरासाइटिक फूड चेन। और एक होती है अपरद या मृतोपजीवी, सेपेरोफाइटिक। इसको कहते हैं पैरासाइटिक। चारण या परभक्षी खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है इसमें 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक जीव पोषण के लिए दूसरे जीव का भक्षण कर लेता है, उसको कहते हैं परभक्षण। यानी इसमें एक जीव पोषण के लिए दूसरे जीव का भक्षण कर लेता है। अब इसमें 2 लक्षण आपको याद रखने हैं कि एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है, तो जो भक्षण करता है उसका आकार तो क्या होगा? बढ़ेगा। भाई कीड़े को कुत्ता खा रहा है तो कुत्ते का आकार तो क्या होगा? कीड़े की तुलना में बढ़ेगा। यानी इसमें जो अगली वाला जो एनिमल्स है, अगला वाला जो कोई लिविंग बॉडी है, जो जीव है, जो पोषण प्राप्त करता है, उस जीव का आकार तो क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन उनकी संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। संख्या क्या हो जाती है? कम। भाई जितने कीड़े हैं उतने कुत्ते नहीं है दुनिया में। जितने कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़ों को आर्थ्रोपोडा में रखा गया है, और आर्थ्रोपोडा नॉन वर्टिब्रेट्स का सबसे बड़ा यूनियन है, आर्थ्रोपोडा। या और कोई चीज ले लो आप, कोई भी छोटी चीज, जैसे चूहे हैं, चूहे को कौन खा सकता है? बिल्ली। अब जितने चूहे हैं उतनी बिल्ली नहीं हो सकती, जितने चूहे हैं उतने बिल्ली नहीं हो सकती। यानी बिल्ली का आकार तो क्या हो गया? बढ़ गया, लेकिन संख्या उनकी क्या हो गई? कम हो गई। यानी छोटे जीवों की संख्या ज्यादा है, जितना बड़ा जीव होगा उनकी संख्या उतनी ही क्या है? कम है। वैसे भी आप देख सकते हो बड़े जीव हैं उनकी संख्या क्या है? कम है, छोटे जीवों की संख्या ज्यादा है। दूसरी है परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी का मतलब होता है इसमें भी एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है। इसमें क्या होता है? जीव का आकार, जो पोषण प्राप्त करता है ना, हम उसके लिए लिख रहे हैं, जो भोजन लेता है ना उसके लिए हम लिख रहे हैं। उसमें जीव का आकार तो क्या होता है? घटता है। लेकिन उनमें जीवों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। जैसे एक भैंस है, उस पर कितने सारे छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं, और वो सभी उससे पोषण प्राप्त करते हैं। यानी जीव का आकार तो क्या हो गया? घट गया। आपके बालों में जैसे जू है, तो कई सारी जू आपसे पोषण प्राप्त कर सकती हैं, आप तो अकेले हो। अब जू का आकार तो क्या हो गया? घट गया। संख्या क्या हो गई उनकी? बढ़ गई। यानी परजीवी खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? हमेशा जीव का आकार तो कैसा होता है? घट जाता है, साइज तो उसका घट जाता है। और उसकी जो नंबर ऑफ एनिमल्स है, नंबर ऑफ लिविंग बॉडी है, नंबर ऑफ कुछ भी कह सकते हैं इसको, जैसे ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, तो वो संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तीसरी है अपरद या मृतोपजीवी। अपरद या मृतोपजीवी का मतलब होता है ऐसी खाद्य श्रृंखला जो मृत जीवों से प्रारंभ होती है, जिसमें हरे पेड़ पौधों का कोई योगदान नहीं है, या किसी जीव का कोई योगदान नहीं है। जैसे कोई जानवर मरा पड़ा हुआ है, जीवाणु कनप, जीवाणु है, कवक वगैरह, वो पनप जाते हैं।
कुत्ता वगैरह उसको खा जाता है, चील वगैरह खा जाती है। तो उस खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? अप्रद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी ऐसी श्रृंखला जो हरे पेड़ पौधों से प्रारंभ नहीं होती है। सामान्यतः श्रृंखला याद रखना हरे पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है, लेकिन जो नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? अप्रद या मृतोपजीवी। या नाम से स्पष्ट है, जो मरे हुए पदार्थों से या सड़े गले मृत पदार्थों से प्रारंभ होती है। तो जो सड़े गले मृत पदार्थों से प्रारंभ होती है, इसको क्या कहा जाता है? अप्रद या मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। जैसे कोई भी मृत जीव है, उस मृत जीव से जीवाणु और कवक क्या प्राप्त करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये एक तरीके से ये कैसी हो गई? मृतोपजीवी या अप्रद खाद्य श्रृंखला, सेपेरोफाइटिक फूड चेन कहते हैं इसको।
ये कई सारी फूड चेन मिलकर के क्या बनाती है, फूड वेब बनाती है, खाद्य जाल बनाती हैं। इधर देखो एक बार के लिए, जैसे हरे पेड़ पौधों को बकरी खा सकती है, बकरी को भेड़िया खा सकता है, भेड़िया को शेर खा सकता है, वॉल्फ कहते हैं भेड़िए को। हरे पेड़ पौधों को चूहा खा सकता है, चूहे को कुत्ता खा सकता है, कुत्ते को भेड़िया खा सकता है, भेड़िया को भी शेर खा सकता है। हरे पेड़ पौधों को चूहा खा सकता है, चूहे को बिल्ली खा सकती है, और बिल्ली को कौन खा सकता है, जंगली कुत्ता खा सकता है, जंगली कुत्ते को शेर खा जाता है। हरे पेड़ पौधों को कीड़े मकोड़े खा सकता है, कीड़े मकोड़ों को मेंढक खा सकता है, कीड़े मकोड़ों को मनुष्य भी खा सकता है, ठीक है, और मनुष्य को फिर शेर खा सकता है। कीड़े मकोड़ों को मेंढक खाएगा, मेंढक को कुत्ता खाएगा, कुत्ते को जंगली कुत्ता खाएगा, जंगली कुत्ते को शेर खा जाएगा। कीड़े मकोड़ों को मेंढक खाएगा, मेंढक को सर्प खा सकता है, लिखा था ना अपन एक जगह। इस यहाँ कीड़े मकोड़ों को यहाँ तो किसने खाया, चूहे ने यहाँ खाया, कीड़े मकोड़ों ने। चूहे को सर्प ने खाया, सर्प को नेबला काट देता है, नेबला को शेर खा जाता है। कीड़े मकोड़ों को चिड़िया खा सकती है, चिड़िया को कोई और जीव, जैसे कुत्ता खा गया, कुत्ते को फिर जंगली कुत्ते ने खा लिया। कहने का मतलब है कि विभिन्न जीव इस पूरी पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है, सबका आहार एक दूसरा, हर कोई दूसरे को खाने की सोचता है जिसको खाया जा सकता है। नोट कर लो। ठीक है, सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। मिलेंगे फिर मंडे को।